हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर। तो अगर आप लोग भी इस बार 12th में है और आपको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का एक वायरल पेपर देने वाला हूं। ऐसे आएगा 22 फरवरी को हिंदी का पेपर। और ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। अगर आपको 2024 में हिंदी में 100 में 99 या 100 में 100 लेकर आना है तो इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। ये एक वायरल पेपर है 2024 के लिए। बहुत मेहनत से मैंने इसको ढूंढा है और इसको प्रिंट करा के आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाएं और ये पेपर आए या इससे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आए तो उसको आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो टारगेट अपना हमेशा ऊंचा रखिए। आपको हिंदी में 100 में 99 लेकर आना है। देखिए, पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको कैसे। यहां पे देखिए, जीवन परिचय लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर साहित्यिक परिचय कैसे लिखें 12th में, कैसे आपको कहानी लिखना है। देखिए, ये दूसरा कवि का जीवन परिचय। ठीक है, उसके बाद में कैसे आपको कहानी लिखना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको पूरा पेपर बताने वाला हूं। तो एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, आपको ऐसे पेपर मिलेगा, ऊपर अनुक्रमांक लिखा रहेगा, आपको उसमें रोल नंबर अपना लिखना होगा, नाम लिखा रहेगा, अपना नाम लिख दीजिएगा। मतलब पेपर में, कॉपी में नहीं लिखिएगा। ठीक है, ठीक। 2024 सामान्य हिंदी 305 ZJ ऐसे कुछ पेपर कोड रहेगा। ठीक है, मतलब पेपर कोड दिया जाता है। पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट के रहेंगे। अब 12th वालों का हमारा जो पेपर है भैया यूपी बोर्ड का, वो 2 खंडों में डिवाइड होता है। हिंदी का और खा 2 खंड में। ठीक है, खंड का आपका 50 नंबर और खंड खा भी 50 नंबर का होता है। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी था। अब चलिए इस पेपर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको दिखाया, ऐसा कोई नहीं बताएगा, सिर्फ पेपर बता के आप लोग सब चले जाते हैं, लेकिन हम जो है पूरा सॉल्यूशन आपको देते हैं ताकि तैयारी हो और इतनी अच्छी हो कि 22 फरवरी को हम जाएं और आग लगा कर आए। यानी कि आग नहीं लगाना है, आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देश देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। यानी कि शुरुआत के जो 15 मिनट है वो प्रश्न पत्र आपको पढ़ना है। एक भी मिनट इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले खंड का आता है हमारा। खंड का में आपका हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, ये सारे टॉपिक रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 10 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखें ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सर्च करोगे 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर यूट्यूब पर सर्च करो, आ जाएगा। पूरी कॉपी लिखना मैंने बता दिया है। ठीक है, देखिए फर्स्ट का परीक्षा गुरु के लेखक हैं। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको टिक करना होगा। जैसे देखिए, लाला श्रीनिवास दास जी हैं परीक्षा गुरु के लेखक, तो ऐसे हम लिख देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। खा देखिए, मतलब टिक नहीं करना है, आपको कॉपी में लिखना होगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना ज्यादा अच्छा रिस्पांस आएगा मैं दूसरा वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। खा देखिए, इंदुमती है। ये क्या है इंदुमती? ये कहानी है, उपन्यास है या निबंध है या इनमें से कोई नहीं? देखिए, ये प्रथम कहानी है। इंदुमती को प्रथम कहानी माना जाता है। ठीक है, इंदुमती को। देखिए आगे आगे देखिए होता है कि अभी तो ट्रेलर है। ठीक है, गा देखिए, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है भैया बताइए। स्कंदगुप्त के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हमारे हैं। ये जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ये इन्हीं के नाटक है। घा नंबर देखिए, निंदा रस रचना है। ये तो आपके चैप्टर में भी दिया गया है। निंदा रस किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई जी की ये रचना है। ठीक है, तो ऐसे हम टिक कर देंगे। ठीक, अंगा नंबर देखिए, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी, इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनको प्यार से हम अज्ञेय बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। नाम पे मत जाइएगा, नाम थोड़ा लॉन्ग है। जितना बड़ा इनका नाम है उतना बड़ा ही नाम इनका हिंदी में भी था। हिंदी साहित्य में बहुत नाम कमाया इन्होंने। ठीक है, तो ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य से होंगे। 5 नंबर आपको यहां पे मिल गए। फर्स्ट क्वेश्चन में काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, वो हिंदी पद्य साहित्य से होगा। चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन हमारा है का है कामायनी रचना है। कामायनी किसकी रचना है बताइए जल्दी से।
जिसको नहीं पता होगा समझ लीजिए उसकी पढ़ाई बेकार है। जल्दी से कमेंट कीजिए, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। ठीक है, यकीन हुआ कि नहीं हुआ? होना चाहिए। अब एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं, छोड़ दो जो इंटरटेनमेंट आप ले रहे हो, जो 2-2 3-3 घंटे बैठकर रील्स देख रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, सब कम कर दो। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि ना तो ये 12th बार बार आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। बुक को लेकर बोलिए। ठीक है, देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया? मतलब हिंदी साहित्य के आदिकाल को बीज वपन काल किसने बोला? तो हमारे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। कॉपी कैसे लिखे जाकर देख लो, मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, फोर्स करता हूं। देखिए, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है? अष्टछाप, देखिए अष्टछाप के कवियों का संबंध जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा से है। थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी काव्य कृति है? मतलब किसकी ये रचना है? कितनी नावों में कितनी बार? तो ये हमारे अज्ञेय जी की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपके हिंदी पद्य में इनका चैप्टर है, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। उनका जीवन परिचय भी पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। कौन कौन से जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और आगे मैं अभी आपको जीवन परिचय का कॉपी कैसे लिखे हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीतिकाल नाम दिया, उसे श्रृंगार काल नाम किसने दिया? मतलब रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के जिस काल को रीतिकाल कहा था, उसको श्रृंगार काल किसने कहा? तो हमारे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। 5 क्वेश्चन यहां भी बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए, 5 नंबर, यानी कि उधर 5 नंबर, 5 इधर, टोटल 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हमारे यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो तैयार हो जाओ यूपी योद्धाओं, क्योंकि अब की बार आपको करना है, बनना है टॉपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों की अच्छी से अच्छी तैयारी करा सकूं। आपको मैराथन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, पेपर्स प्रोवाइड कराता हूं। ये सारे जो पेपर है ना, इसको अगर ऐसे ऐसे सॉल्व करते रहे तो आगे चलकर आप जो है बहुत आसानी से पेपर जाकर सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए मैं बताता रहता हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है ये गद्यांश होगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का रहेगा, बहुत इजी होता है। देखो, 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, कोई एक करना होगा। जैसे ये देखिए, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्यश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। पढ़कर सोचिए कि ये किस चैप्टर का है। देखिए, ऐसे गद्यांश दिया गया, इसके नीचे 1 2 3 4 5 करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, भैया ये 10 नंबर का आता है। देखिए, फर्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश किस शीर्षक से उद्धृत है? मतलब ये किस पार्ट से लिया गया, बताओ जल्दी से। ये भाषा और आधुनिकता पार्ट से लिया गया, और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। मैंने गद्यांश पद्यांश सब कुछ सॉल्व करना बताया है। इतने सारे मैराथन क्लासेस मैंने आपको दे दिए ना, जितना कोई नहीं देगा। तो जाके पढ़िए। क्या कर रहे हैं आप लोग? अब समय नहीं है, अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। बंद कर लो खुद को 2-3 महीने कमरे में, और कह दो कि जब तक मैं टॉपर बनकर नहीं निकलूंगा मैं कमरे से बाहर नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं, बाहर मत आइए, आना तो पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है? इस गद्यांश के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। थर्ड है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो सारा क्वेश्चन इसी में है। ठीक है, किस बात पर उन्होंने बल दिया है? ठीक, समझ में आया। उसके बाद में चौथा देखिए, लेखक ने किसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है? तो जब आप इसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये देखिए, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। सीधा सीधा आंसर लिखा है, भाषा समूची। ठीक है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो यहां से लेकर भैया यहां तक जिसके नीचे देखिए रेखाएं हैं, इतने का अपनी भाषा में व्याख्या करना है। कोई जरूरी नहीं है आप किताबी भाषा में ही व्याख्या करें, रट कर जाएं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये देखिए, मैं गद्यांश और पद्यांश का सॉल्यूशन इसमें वैसे बता दे रहा हूं। ठीक है, आगे जो जीवन परिचय, कहानी है, रस छंद अलंकार है, निबंध है, सबका मैं सॉल्यूशन अभी बताऊंगा। मैं कहता रहता हूं ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसका मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये तो इजी चीज है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पूरा पेपर भी मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे ना तो मैं पूरा पेपर भी इसका सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, मॉडल पेपर तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक, जिसमें मैंने कॉपी लिखना बताया। देखिए, नहीं पता तो अथवा लगा है भैया, ये वाला कर लीजिए।
साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद आदि अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों, ठीक है, ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे भी रहेंगे 5 क्वेश्चन। देखिए पढ़ा आपने 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी रहेंगे। फर्स्ट है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सेकंड है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड है साहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित्त होता है। और फोर्थ है राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं। देखो भैया ये है गद्यांश। गद्यांश का आप लोग गद्यांश पढ़ेंगे, चैप्टर को पहचानेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कुछ है नहीं इसमें। ये भी 10 नंबर क्लियर रहता है। 2 गद्यांश रहेंगे, एक करना होगा, नहीं कर सकते, बहुत इजी होता है। मैं आगे आपको, आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है मैंने सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी हैं, अगर गलती है तो सिर्फ आपकी है, क्योंकि आप सिर्फ एंजॉय ले रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ नहीं पढ़ते, जब 1 महीना बचता है एग्जाम, 2 महीना बचता है, बस बुक उठा लेते हैं। तो अभी 2 महीने 3 महीने जो भी 2 महीने आपके बचे हैं उसमें मेहनत कर दीजिए। ठीक है, बार बार नहीं आएगा। ऐसा ना हो कि आप गली से अपने मोहल्ले से निकले, लोग आपका मजा ले, वो जा रहा है फर्मा जी का बेटा फेल हो गया। देखिए इसके बाद पद्यांश है 10 नंबर का, ये हिंदी पद्य से होगा। देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे ये दिया गया है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चली रही ये कठोर कहानी। मतलब ये आपके किस चैप्टर का है, आप लोग पढ़ के पहचान गए होंगे मेरे ब्रिलियंट स्टूडेंट, किस चैप्टर का है ये है कैकेयी का अनुताप चैप्टर जो है, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, ये उसी से है। ठीक है, आगे देखिए और है थोड़ा सा, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, निर्जन्म जन्म से सुदे जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मतलब कैकेयी जी जो राम जी को वनवास उन्होंने करवाया था, अब वो अनुताप कर रही है, वो पश्चाताप करते हुए कहती हैं। ठीक है, कि कहते आते थे यही सभी नरदेही, लोग यही कहते आते थे कि माँ पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, माता गर्भ नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अथवा देखिए अब देखिए फर्स्ट, इसमें जो है फर्स्ट 5 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए पाठ के शीर्षक एवं रचयिता के नाम लिखिए, लिख दीजिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के कैकेयी का अनुताप पाठ से लिया गया और इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दूसरा है कैकेयी को अभागिन रानी क्यों कहा गया है, क्योंकि इन्होंने राम जी को वनवास भेज दिया था। ठीक है, और तीसरा है इस पद्यांश में कवि ने किस प्रसंग का उल्लेख किया है। भाई किस प्रसंग का उल्लेख किया है, मतलब एक सभा बैठी हुई है जिसमें राम जी हैं, कैकेयी जी हैं, और वो अनुताप कर रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं। ठीक है, चौथा देखिए इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। 5वां है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी रहेंगे, 2 नंबर यानी कि 10 नंबर का ये भी रहेगा। टेंशन मत लो, इसका सारा का मैं ऑलरेडी देखो गद्यांश पद्यांश में अलग से पढ़ाता रहता हूँ, मैंने पढ़ा भी दिया है। ठीक है, अभी जीवन परिचय सारी चीजें मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। अथवा देखिए दूसरा नहीं पता तो ये कीजिए, सावधान मनुष्य विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृत के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल काटो की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। मतलब ये जो फोन है, ये जो सारी चीजें हैं, विज्ञान ने जिन्हें हमें दिया है, जिन्होंने साइंटिस्टों ने दिया है, ये हमारे लिए विज्ञान वरदान भी और अभिशाप भी है। हम इसी फोन का यूज करके ऑनलाइन क्लास के जरिए पूरी तैयारी करके टॉपर भी बन सकते हैं, और इसी फोन का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद को बर्बाद भी कर सकते हैं। मतलब अगर ये विज्ञान हमारे लिए वरदान है तो ये अभिशाप भी है। विज्ञान वरदान या अभिशाप निबंध में मैंने आपको बताया था। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसके नीचे रहेंगे। पाठ का नाम और शीर्षक का नाम लिखिए। विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है। ठीक है, विज्ञान का प्रयोग करने में उसे शिष्य समाज क्यों कहा गया है। पूरे पद में कौन सा अलंकार है, रेखांकित अंश की व्याख्या। 5 क्वेश्चन 10 नंबर इसका भी क्लियर। ठीक, अब आते हैं जीवन परिचय पर। देखिए 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मतलब आपको भैया साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाएं बतानी है। ठीक है, आपके पास 3 लेखक रहेंगे, जैसे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मतलब 3 लेखक रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है यही 3 रहे, हो सकता है चेंज भी हो सकता है। तो 5 नंबर का ये रहेगा। तो हम मान लीजिए हमें पता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो हम लिख देंगे ऐसे, देखिए
कैसे लिखेंगे 5 नंबर क्लियर करने के लिए? आचार्य हरियाली प्रसाद द्विवेदी हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कृतियां। ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर 12th में मतलब जीवन परिचय लिखते हैं या फिर डायरेक्टली साहित्यिक परिचय लिखकर उनकी रचनाएं लिख देते हैं। देखिए, अगर छोटा सा एक जीवन परिचय लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसा मत सोचिए, आप केवल साहित्यिक परिचय लिखकर उनकी रचनाओं को भी लिख सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन एक छोटा सा जीवन परिचय मतलब आपको लिखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, बस। बाकी साहित्यिक परिचय आपका इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक परिचय पर विशेष ध्यान देना है। तो देखिए, जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। बस इतना सा छोटा सा लिखना है, बड़ा मत लिखिएगा। अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अगर आपके पास समय है, आप साहित्यिक परिचय लिखकर सिर्फ कृतियां उनका लिख देंगे, रचनाएं, तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर छोटा सा एक जीवन परिचय लिखेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो भी आपको वही नंबर मिलेगा, क्योंकि साहित्यिक परिचय तो हमने भी लिखा है पूरा। देखिए, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और हम लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सारी चीजें। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। साहित्यिक परिचय में आपको बताना है कि इनका साहित्य में परिचय कैसा है, साहित्य में किस प्रकार से फेमस है। ठीक है, वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन भी किया। ठीक है, आगे और भी है। देखिए, इन्होंने 80 शब्दों में आपको लिखना, 80 से बहुत ज्यादा मत लिखिएगा। इन्होंने नित्य प्रत्य के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रणी है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मतलब आपको साहित्यिक परिचय में इनका साहित्य में स्थान कैसा है, क्या थे ये साहित्यकार, उपन्यासकार। ठीक है, और इनका जो पुरस्कार इनको दिया गया वो आप लिख सकते हैं। रचनाओं में आते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जैसे निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। ठीक है, देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर रचनाएं लिखकर डायरेक्ट 2, 4, 6, 10 रचनाएं लिख दे, हो जाएगा। वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग डालकर लिखेंगे, पक्का 1 नंबर नहीं काटेगा आपका एग्जाम में। उसके बाद आलोचना साहित्य में इन्होंने सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये इनकी आलोचना साहित्य है। इतिहास में इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, इनकी इतिहास की रचनाएं हैं। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा इनका उपन्यास है। संपादन में नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। देखिए, आप अगर इनका निबंध संग्रह, इतिहास, उपन्यास, संपादन इतना ही लिख देंगे तो भी पूरा नंबर मिल जाएगा। मैंने पूरा इसलिए लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आप इसमें से कम लिखेंगे तो भी चलेगा, 5 में 5 आपको मिलेंगे, क्योंकि साहित्यिक परिचय सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 5वें का खा है। अब लेखक का साहित्यिक परिचय हमने लिखा भाई, तो कवि का तो भूल नहीं सकते हम। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। 5 मार्क्स का ये आएगा। 3 कवि आपके सामने हैं, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। जिनका आपको पता है उनका आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता है महादेवी वर्मा जी का, ऐसे लिखेंगे, छोटा सा जीवन परिचय लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे भले ही बड़ा लिखा गया हो, लेकिन आपको छोटा सा लिखना, जितना मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। बस इतना लिखना है आपको। ठीक है, बीच में जो मैं बता रहा हूँ वो मैं वैसे पढ़ रहा हूँ। देखिए, इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इनके पति श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे। महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। देखिए,
आपको सिर्फ यहां तक लिखना है। इनके पिता भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे, इतना। फिर आपको लिख देना है इनकी मृत्यु। ज्यादा बड़ा जीवन परिचय मत लिखिएगा, ये मैं खुद सजेस्ट कर रहा हूं आपको, ठीक है। साहित्यिक परिचय आप जितना बड़ा लिख सकते हैं यू कैन राइट, ठीक है। साहित्यिक परिचय पे आते हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है, मतलब इन्होंने ज्यादातर काव्य रचनाएं की हैं, ठीक है। आगे देखिए, इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टयी में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है, मतलब ज्यादातर वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं, मतलब गद्य रचनाएं भी इन्होंने की हैं। आगे देखिए, इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग भी किया। फिर रचनाएं हेडिंग डालेंगे, महादेवी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं, ठीक है। काव्य में इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, यामा, बहुत फेमस रचनाएं हैं, याद रखिएगा। ये लाइन रामबाण है आपके लिए। गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। बस हो गया। इस तरह से आपको महादेवी वर्मा जी का महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय लिखना है। अगर बाकी कवियों का आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, कहानी होती है। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ध्रुव यात्रा कहानी या बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। 5 नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं पता, दोनों नहीं पता तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। मतलब आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी, किसी एक का सारांश लिख दीजिए। दोनों नहीं पता तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए। मतलब तीनों में से सिर्फ एक ही टॉपिक पर आपको लिखना है, बहुत इजी हो जाता है। तो हमें मान लीजिए बहादुर कहानी का सारांश पता है, तो प्रश्नोत्तर संख्या डालकर बहादुर कहानी का सारांश ऐसे लिखेंगे। 5 नंबर क्लियर। देखिए मैं पढ़ रहा हूं। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप से रचना की है। अमरकांत जी ने खुद को कहानी का पात्र बनाया है इसमें। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधाएं एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है, ठीक है। अब भाई अगर आस पास या फिर रिश्तेदारों में कोई नौकर रखा है तो घर की महिलाएं कहेंगी मेरे यहाँ भी नौकर होना चाहिए, हम उनसे कम है का, मारे छोरे मारे छोरियां किसी छोरों से कम है का, ठीक है। आगे देखिए, बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला को नौकर भी मिल गया। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, ठीक है, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। पहले बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं कि मेरे यहाँ नौकर है, सारा काम करता है, फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारा काम भी करता है बहादुर, इसके बावजूद भी उसके साथ गाली गलौज से मारपीट, ठीक है, धाएं मारपीट भी तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा भी जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। इतना ज्यादा किसी को टॉर्चर करोगे, लिमिट होती है किसी चीज की, करोगे तो भैया वो छोड़कर चला ही जाएगा, ठीक है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। देखिए बहादुर घर का सारा काम करता था, अब जब वो छोड़ के चला गया तो सारे लोग जो है बहुत उसको ढूंढते हैं क्योंकि वो आराम के आदी हो चुके थे। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, जब वो चला गया पछताने से कुछ नहीं होगा। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब उसका घरेलू काम करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ के जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। वो सोचते हैं अब अगर आ जाता तो मैं बहुत अच्छा व्यवहार करता, ऐसे कटु व्यवहार ना करता, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया जब सब हो गया तो अब पछताने से कुछ नहीं होगा। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र का कारण ये कहानी हमें प्रिय है। मतलब उसके अंदर जो है भावना जो है कूट कूट कर भरी हुई है और उसका चरित्र बहुत अच्छा है, ठीक है, जिसके कारण ये मतलब बहादुर कहानी को मैं अलग से भी आपको बता चुका हूँ। सर्च करो बहादुर कहानी का सारांश, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया है, ठीक है। इसमें मैं पेपर बता रहा हूँ पूरा, तो भैया इसमें कैसे मैं बता सकता हूँ, ठीक है। देखिए हो गया। स्वपठित खंड काव्य आता है हमारे खंड का लास्ट टॉपिक। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब ये क्या होता है, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, आपके जिलों, कुछ जिलों को एक ग्रुप में रखा गया, कुछ जिलों को एक ग्रुप में। कुछ जिलों में रश्मि रथी खंड काव्य है, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ है, कुछ जिलों में सत्य की जीत है, कुछ जिलों में त्यागपथी है। हमारे यहाँ भैया त्यागपथी है क्योंकि हम गोंडा जिला वाले हैं भाई, ठीक है।
नाम तो सुना ही होगा। कुछ जिलों में श्रवण कुमार है, ठीक है। ऐसे ऐसे सब में है। आप में कौन सा है खंडकाव्य और आप किस जिले से, कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन हमारे जिले से है, गोंडा से, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें आपको मतलब इसमें करना क्या, जैसे मान लीजिए त्यागपति खंडकाव्य के चतुर्थ अंक की कथा अपने शब्दों में लिखिए। पता नहीं है तो ये ऊपर देखिए, त्यागपति खंडकाव्य के आधार पर दिवाकर मित्र का चरित्रांकन कीजिए। मतलब एक टॉपिक में, एक खंडकाव्य में 2 ऑप्शन रहेंगे, जो आपको पता है कर दीजिए। किसी में सत्य की जीत है तो देखिए सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर द्रौपदी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नहीं पता तो अथवा लगा है, ठीक है। सत्य की जीत खंडकाव्य के कथानक को अपने शब्दों में लिखिए ऐसे, ठीक। तो आप में कौन सा है, रश्मि रथी है, खंडकाव्य, मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत, त्यागपति, आलोकवृत, श्रवण कुमार, कौन सा है कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पेपर 50 नंबर खंड का हमारा पेपर आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग खंड खा पे आते हैं। खंड खास जो हमारा है भैया, इसमें हिंदी संस्कृत, हिंदी व्याकरण, रस छंद अलंकार और पत्र लेखन निबंध, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। देखिए 8 का है, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भैया हिंदी संस्कृत का गद्यांश है। देखिए ये दिया गया है, सुवर्ण राज हंसस्य दुहिता हंस पोषिका अति रूपवती आसीत सा तस्य वरम दात यत सा आत्मनिश्चित चितम स्वामिनम वृणयात इत। भैया संस्कृत है, कितना तेज है आपका संस्कृत हम भी जानते हैं, और हमारा कितना तेज है वो भी आप जानते हैं, ठीक है। पता है तो कीजिए, नहीं तो दूसरा है, युवका मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषेन जनानाम मनांसी अमोहयत अतः अस्य सुहृदय तन प्राणे, ठीक है। ऐसे है, तो ये आपका हो गया संस्कृत गद्यांश। ये किस चैप्टर का है, महामना मालवीय चैप्टर का। तो आप संदर्भ के साथ इसका हिंदी अनुवाद करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। बस हो गया, इसमें लेखक तो होते नहीं है, ऐसे लिख दीजिए और इसका हिंदी अनुवाद कर दीजिए। ये 7 नंबर क्लियर। पढ़ लीजिए जो 2-3 चैप्टर मैं बोल रहा हूं उसको बिल्कुल। संस्कृत भाषा या महत्तम, पंचशील सिद्धांता, और एक चैप्टर और है महामना मालवीय। 2-3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है जातक कथा और भी सारी चीजें सबको पढ़िए, क्योंकि इफ यू वांट टू बी अ टॉपर आपको कुछ भी अवॉइड नहीं करना है, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। आते हैं हिंदी व्याकरण पे, जैसे खा। अभी एक और है हिंदी संस्कृत का श्लोक, जिसका 7 नंबर एकदम फिक्स होता है, एकदम फिक्स। सुभाषित रत्नानी चैप्टर का श्लोक पढ़ लो, और 2-3 चैप्टर है जिसमें एक एक श्लोक है, उसको पढ़ लो, ये कोई नहीं काट सकता। देखिए दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे देखिए, भाषासु मुख्य मधुरा दिव्य गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम। कितने अच्छे से संस्कृत मैंने पढ़ दिया, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा भी देखिए उसी चैप्टर से दे दिया गया, उदित शब्द ताम्र अस्ताम्र एवास्तमेत चा संपत्तो चा विपत्तो चा महता मेरी एक रूपता, ठीक है। ये आपका दोनों में से जो भी आपको पता है उसका संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोनों आपका सुभाषित रत्नानी चैप्टर से है, तो लिख दीजिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया। बस हो गया, यह पाठ से अवतरित है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा मुहावरे एवं लोकोक्तियां होगा। अभी आगे भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, टेंशन मत लो मेरे दोस्त। रस छंद अलंकार निबंध सारी चीजें मैं बताऊंगा अभी। देखिए निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 4 करके एक ही करना होगा। जैसे देखिए, सावन हरे न भादो सूखे, इसका मतलब होता है सदैव एक जैसा रहना, ठीक है। दूसरा है कान पर जू ना रेंगना, इसका अर्थ होता है अनसुनी करना, वाक्य प्रयोग भी आपको करना है। तीसरा है गले का हार बनना, यानी कि बहुत प्रिय होना, ठीक है, यानी कि राम जी कौशल्या जी के गले के हार थे, मतलब बहुत प्रिय थे। चौथा है हाथ कंगन को आरसी किया, यानी कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियां, 2 नंबर का आएगा। चारों में से कोई एक करना है, कितना इजी है सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नया आया है इस बार, ठीक है, नई नवेली। देखिए क्या है, आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप पठित गद्यांश है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये आपको एक गद्यांश दिया गया, यहां से लेकर बड़े बड़े अक्षरों में दिया गया, देखो यहां तक, ये एक गद्यांश है। ध्यान दो अच्छे से। देखो आजकल दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था में यह शौक अच्छा नहीं है,
दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर बहुत ही घटिया होता है, उनमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां भी अधिक देखने को मिलती हैं। अभी बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते, इस उम्र में भी वे देखेंगे, उसका प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर अंकित हो जाएगा। बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे। समाजशास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि समाज में चारों ओर फैली बुराइयों का एक बड़ा कारण दूरदर्शन तथा चलचित्र ही है। सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। इतना सब ज्ञान होने के बावजूद भी वे इसी राह पर आगे बढ़ते रहे तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। बिना समय की पाबंदी के घंटों दूरदर्शन के साथ चिपके रहने बिल्कुल गलत है। इसके मानसिक विकास रुक जाता है, दृष्टि से कमजोरी आ सकती है और तनाव बढ़ जाता है। भैया जो ये टीवी है, दूरदर्शन क्या है, टेलीविजन या फोन आपका, ये सारी चीजें, ठीक है। इसमें देखिए आप बहुत सारे लड़कियां होंगी धारावाहिक देखती होंगी, ठीक है। और उसमें आता नहीं है गोपी बहू वाला, ऐसे ऐसे कुछ है, मैं भूल गया, साथ निभाना साथिया, ठीक। हम तो नहीं जानते, हमने कभी देखा नहीं। जब टीवी हम खोलते हैं तो कभी कभी उसमें हम देखते हैं, मतलब आ जाता है चैनल तो वैसे रहता है टाइटल, ठीक है। तो ऐसी चीजें मत देखिए ज्यादा, क्योंकि वो देखने से क्या फायदा। वो चीजें देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। देखिए इसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेंगे, दे दीजिए आंसर। 6 नंबर ले जाइए, 5 नंबर ले जाइए। देखिए फर्स्ट है, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक में क्या अधिक देखने को मिलता है। तो देखिए लिखा गया है दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले उनमें अश्लीलता, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक में अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। ये देखिए आंसर हो गया। कितना इजी है, सोचो सोचो कितना इजी है भैया। संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन को हटाकर इसको लाया गया है। दूसरा देखिए, दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है। क्योंकि बच्चे जो हैं उस बुरी चीजों को, नैतिक बुराइयां जो है अधिक देखने को मिलती हैं। बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते, इस उम्र में वे देखेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित ही उनके दिमाग पर अंकित हो जाएगा। वो बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे। तो दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है, क्योंकि वो जो है अगर कुछ भी देखेंगे तो उनके दिमाग में वो बैठ जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उनको अगर कोई चीज ज्यादा याद करा जाए तो जल्दी याद होता है, हमें क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका दिमाग उस समय बहुत विकसित होता है। तीसरा देखिए, दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं, अश्लीलता है, अनास्था है, फैशन है, नैतिक बुराइयां हैं, इसलिए हमें उससे बचना चाहिए। ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कम यूज करना चाहिए, बहुत कम। मैं ऐसा नहीं कहूंगा बिल्कुल बंद कर दीजिए भाई, थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है, बट अच्छे वाले, ठीक है। अथवा लगाए, नहीं पता है तो इसको कीजिए। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथों में ही बल देते थे। इसके नीचे भी भैया 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 5 नंबर इसका भी कंप्लीट, ठीक है। पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। 11 का क्या, अब हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे। देखो, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे देखिए बात, वात, इसका सही अर्थ क्या होगा। दोनों पढ़ने में थोड़ा सेम लग रहा है। देखिए इस बात का मतलब होता है बातें, बात, और इस बात का मतलब होता है हवा, तो भैया आ वाला सही होगा, ठीक है। दूसरा देखो, वहन, बहन, वहन, बहन, तो वहन का मतलब होता है ढोना, और इस बहन का मतलब होता है बहन, यानी कि बहन, बहनी कह सकते हैं आप। देखिए बहनी, ये देहाती भाषा में थोड़ा, ठीक है। तो भैया ढोना और बहनी, इसमें तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है भाई, कौन सा सही होगा। ये मेरे अकॉर्डिंग भाई क्वेश्चन गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें ढोना और बहनी होना चाहिए, ये बहना और बहनी है, ठीक है। ये बा वाला हो सकता है। आप लोग अपने विचार प्रकट कीजिए कि इसमें कौन सा सही हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शंस गलत है, ठीक है। आज की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, खा वाला। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। भैया एक शब्द के आपको 2 अर्थ लिखने हैं, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, यू कैन डू इट। कुछ ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सकते। देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। एक 2 नंबर का रहेगा, एक का 2 अर्थ लिखना है। जैसे चपला, चपला को हम किन किन नामों से जानते हैं। चपला को आप लिख सकते हैं, देखिए चपला, चपला को आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लक्ष्मी लिख सकते हैं, लक्ष्मी लिख सकते हैं, बिजली लिख सकते हैं, बिजली, ठीक है। चंचल स्त्री लिख सकते हैं। भाई मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख दीजिएगा, लिखने से क्या फायदा जब इतनी अच्छी राइटिंग से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखिए चपला को आप लक्ष्मी, बिजली, चंचल स्त्री लिख। पयोधर, पयोधर को आप लिख सकते हैं बादल, नारियल, स्तन, कसेरी। कुल को क्या लिख सकते हैं, कुल, कुल को हम लिख सकते हैं वंश, कुल को हम समस्त लिख सकते हैं, कुल संख्या, समस्त संख्या, ठीक है। कुल को सब लिख सकते हैं। पर मधु को क्या लिख सकते हैं, मधु को हम लिख सकते हैं शहद, शहद को भी मधु कहते हैं। मीठा, मद यानी कि शराब भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। हो गया, बस यही लिखना था, एक ही का लिखना है, मैंने चारों का बता दिया, ठीक। अब देखिए इसका गा वाला है, देखो ये ध्यान से समझना भाई, क्योंकि ये वाला
इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट वाला ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, भले बुरे की पहचान करने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञानी, विद्वान, विवेकी, पंडित। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके इसको बता दीजिएगा, कुछ है नहीं इसमें। दूसरा देखिए, जिसने देश के, इसका आप लोग बताइएगा, कुछ होमवर्क आप लोगों को के लिए भी होना चाहिए। मैं सोचता हूं आप लोग इसका आंसर अगर बताएंगे, देखते हैं आप लोग क्या है, ज्ञानी है, विद्वान है, विवेकी है, पंडित है। दूसरा देखिए, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही बोलेंगे भाई, देश के साथ विश्वासघात किया। विश्वासघाती किसको बोलेंगे? जैसे हमारे तुम्हारे साथ कोई भी विश्वासघात करे, तो देश के साथ अगर किया गया हो उसको देशद्रोही बोलेंगे, वो उसने देश के साथ विश्वासघात किया। घा देखिए, वाक्य संशोधन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, 2 नंबर आपको मिलेंगे। फर्स्ट है, राम और श्याम बातचीत कर रहा है, गलत है, इसको इस प्रकार से लिखिएगा, राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि 2 लोग हैं, रहा है नहीं रहेगा, रहे हैं रहेगा। ठीक है, रहा के जगह पर आप कर दीजिएगा रहे, बस हो गया। ठीक है, और हाय के जगह पर हाय कर दीजिएगा, बस। ठीक, बाकी सेम है। दूसरा, आजकल सभा में अनेकों नेता के भाषण हुए, आज सभा में अनेकों नेताओं के भाषण हुए, इसमें गलती क्या है? अनेकों नहीं रहेगा मेरे दोस्त, अनेकों के जगह पर अनेक रहेगा, क्योंकि अनेक खुद में बहुवचन है, अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा देखिए, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, देखिए रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा भाई, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, रहा है क्या है? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, रहे हैं। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। चौथा है, तुम मेरे से मत बोलो, अरे मेरे से क्या है भाई, तुम मुझसे मत बोलो, मुझसे कर दीजिएगा। बस यही छोटी छोटी गलतियां रहती हैं, सही करो, नंबर ले जाओ, सिंपल सा होता है। 12 का देखिए, अब रस छंद अलंकार आता है, वीर रस अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ परिभाषा सहित उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। यमक अथवा उपमा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। चौपाई तथा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर। भाई मैं इसमें नहीं बताऊंगा, जब मैं बार बार आपसे कहता हूं कि रस छंद अलंकार मैंने तीनों को एक वीडियो में पढ़ा रखा है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, 20 से 22 मिनट का वीडियो है। ये 6 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है। अगर 20 मिनट वीडियो देखने से आपका 6 नंबर फिक्स हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? सर्च कर लो जाकर यूट्यूब पर, रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। क्यों नहीं देखते? क्या कमी रह गई आप में? आखिर आपको करना क्या है? आप टॉपर बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते? बनना चाहते हैं। हिंदी में बहुत सारी चीजें तो फिक्स होती हैं, क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? पढ़िए। 13 नंबर, पत्र लेखन, किसी उच्चतर विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्त हेतु विद्यालय प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, 6 नंबर। अथवा लगा है, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आप पत्र लिख सकते हैं। निबंध पे आते हैं, 6 नंबर का पत्र लेखन रहेगा। निबंध 9 नंबर का, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देखो, फर्स्ट है भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान। दूसरा है कृषक जीवन की त्रासदी। फिर है साहित्य समाज का दर्पण है। फिर है विद्यालयों में स्वास्थ्य का शिक्षा का महत्व। फिर मेरा प्रिय साहित्यकार। ठीक है, इसका आपको लिखना है, मतलब चारों में से किसी एक को। तो भारत में आतंकवाद की समस्या पर मैं निबंध आपको बता चुका हूं, सर्च कर लो, भारत में आतंकवाद की समस्या पर निबंध, शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। मैं इसमें क्यों बताऊं? क्योंकि वो मैं ऑलरेडी जो बता चुका हूं, बार बार वही रिपीट करने से क्या फायदा है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा हिंदी का पेपर मेरे दोस्त। ऐसे ही आपको हिंदी के पेपर देखने को मिलेगा, और हिंदी के पेपर में आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बहुत ईजी पेपर होता है, नो टेंशन। मैं ऐसी तैयारी करवा दूंगा कि ये 100 में 99 छोड़ो, ये 100 में 100 लेकर आओगे। आप लोगों का प्यार सिर्फ हमारे साथ बना रहे। ठीक है, जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।